नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056096975238608974455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। मतलब कि ये सब चीजें जो है वो भारतीय संविधान में कहीं लिखी हुई नहीं है। तो देखिए, आप सभी लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे संसदात्मक जो सरकार है वो बिल्कुल हमारी फीचर है। अध्यक्षात्मक सरकार जो है ये हमारा फीचर नहीं है। और बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे भारत का एक काफी महत्वपूर्ण एक पार्ट है। संघात्मक सरकार भी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये जो आपके सामने लिखे हैं उसमें से अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारा फीचर नहीं आता है। अगला है, अगर कभी भी राष्ट्रपति पद्धति अपनाई जाती है तो उसमें समस्त कार्यपालिका में किसके पास सारी की सारी शक्तियां आपको निहित मिलेगी। अगर प्रेसिडेंशियल सरकार होती है तो हमारी शक्तियां किसके हाथ में चली जाएंगी? प्रेसिडेंट के हाथ में, राष्ट्रपति के पास में। अगला है, भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है उसमें लोकतांत्रिक गणतंत्र है। या आप मानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। और संसाधनात्मक रूप की सरकार है, भारत में पार्लियामेंट चलती है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता के पास है, बिल्कुल सभी लोग इस बात को मानेंगे। और यहाँ पर एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। देखिए, अगर आप बात करूं कि एकीकृत शक्ति है तो आप इस पे सहमति नहीं देंगे, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी शक्ति किसी एक के ही पास है। तो एकीकृत शक्ति यहाँ पर नहीं है। राइट, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि बाकी तीन तो ठीक लिखे हैं पर एकीकृत नहीं है। हमारे यहाँ पर विकेंद्रीकरण है शक्तियों का, एकीकृत कहीं पर नहीं है। अगला, इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया संप्रभुता है, बिल्कुल हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही, हमारे यहाँ लिखा हुआ है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा डी इसका। चारों ही यहाँ पर स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। लोकतांत्रिक भी है, प्रभुसत्तात्मक भी है, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी, चारों ही यहाँ पर ठीक लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कहां पर राजतंत्र नहीं है। देखिए, राजतंत्र जो है मतलब कौन सी विशेषता भारत के राजतंत्र की नहीं है। अगर मैं बात करूं तो भारत में संविधान संगत सरकार है, क्योंकि हमारा संविधान लिखा हुआ है। लोकतांत्रिक सरकार भी है, विधि का शासन भी स्थापित किया गया है। सत्तावादी सरकार यहाँ पे नहीं है। सत्तावादी की जगह हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का यहाँ पर बोलबाला नहीं है। मोनार्की तो है नहीं ना भारत में। अगला है, हमारी जो जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनको जो जितनी भी सारी प्राप्त होती है कि उनकी शक्तियों में विभाजन रहेगा, वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे भारत के संविधान से ये शक्तियां उनको प्राप्त होती है। अगला हमें कथन दे रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है, अपने आप में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला कह रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है। क्या भारत का अपना एक संविधान है इसलिए वो लोकतांत्रिक है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में अपने आप में ये स्टेटमेंट जो है सही लिखे हैं, लेकिन कथन और अभिकथन दोनों आपस में मेल नहीं खा रही है। ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है? भारत एक संविधान अध्यक्षात्मक है, ये क्या सही लिखा हुआ है? भारत में ये है, गलत लिखा हुआ है तो बिल्कुल ही है ना। पार्लियामेंट्री है भारत में तो। नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल भी नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल भी नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगला, इनमें से क्या भारत की जो शासन प्रणाली है उसका एक आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता। देखिए, संविधान हमारा कठोर भी है और लचीला भी है, तो ये तो चलो ठीक है। एकल कार्यपालिका, सिंगल तो नहीं है। सॉरी, बेसिक पूछ रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास होना, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। संविधान की कठोरता है लेकिन लचीलापन भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कठोर नहीं है, लचीला भी है। तो यहाँ पर चारों को आप पढ़ेंगे तो सिंगल एग्जीक्यूटिव भारत में एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से वही पूछ रहा है कि क्या करेक्ट है। कार्यकारी का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उसके अलावा
जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद उसका चयन स्वयं करता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सही लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ करते तो है, अगर प्रेसिडेंशियल की फॉर्म की बात कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है तो ये होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ये भी ठीक लिखा हुआ है। चारों ही कथन अपने आप में सही लिखे हुए हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म अगर कहीं पर भी लागू किया जाता है तो। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, जो आप सी में पढ़ रहे हो, बाकी सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन किसी भी प्रकार से नहीं चलता है, भारत में वंशवाद नहीं चलता है। भारत में एक प्रकार से मतलब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो इलेक्शंस के माध्यम से ही हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। अगला, इंडिया एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित क्या है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचन करता है, देश स्वतंत्र है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, रिपब्लिक का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि देश जो है यहाँ पर उसमें राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे भारत के अध्यक्ष जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, पर निर्वाचित तो होते हैं, हेरिडेटरी रूलिंग नहीं होती है। अगला सवाल है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कुछ कठोर है कुछ लचीला है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है भाई, क्योंकि चेंजेस करना आसान भी है और उस चेंजेस को करना मुश्किल भी है। ठीक है भाई। भारत की संसदीय प्रशासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के बीच में अंतर कहाँ पे आता है? दोनों की शासन प्रणाली में जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा में अंतर आता है, क्योंकि दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा को आती है, ठीक लिखा हुआ है। दोनों के वहां पर ही द्विसदनात्मक होते हैं, इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, तो यूके के अंदर जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है। यहाँ पर रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल हेड यहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही वहां पर भी चलता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारत में पूरी तरीके से एग्जिस्ट करता है, और जो न्यायिक समीक्षा है भारत में वो हमने कहाँ से प्राप्त करी है? वो पूरा न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान होता है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं, स्पष्ट नहीं दिया गया है। तो भारत में संघ है, बिल्कुल है। हमारे 7वें अनुसूची में हमें शेड्यूल नंबर 7 में पूरा संघ की प्रणाली के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन सारी शक्तियां केंद्र के पास हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। सारी शक्तियां जो है वो राज्य विकेंद्रीकरण के रूप में स्थापित की गई है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारत फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो गलत है। ठीक है, मतलब इंडिया, रीजन क्या कह रहा है? इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, गलत हो गया। ठीक है, इंडिया फेडरल स्टेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला, इनमें से क्या संविधान के संघात्मक लक्षण की रूप में दिया गया है? तो देखो भाई, इसमें आप पढ़िए, नहीं दिया गया, सॉरी सॉरी, नहीं दिया गया पूछ रहा है, नहीं में। देखो, संघात्मक शब्द का जो मतलब है वो क्या होता है कि राज्य और सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन को हम क्या कहते हैं? संघात्मक कहते हैं। तो बिल्कुल भारत में संघात्मक व्यवस्था है, और हमारे यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंटर और स्टेट में। तो फर्स्ट तो ठीक है, रिटर्न भी है, पूरा का पूरा रिटर्न है, क्योंकि तभी तो शक्तियों का विभाजन कर पाए हैं। और जुडिशरी भी हमारी स्वतंत्र है। लेकिन एकल नागरिकता तो नहीं हुआ ना, फेडरलिज्म को एकल नागरिकता थोड़ी हुआ, अगर दोहरी नागरिकता होती तो वो चीज होती ना। ठीक है भाई। अगला है हमारा प्रश्न, इनमें से क्या यहाँ पर भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में सही लिखा हुआ है? आप पहला पढ़ेंगे, सबसे पहले संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संविधान जो प्रस्तावना है उसमें ये लिखा हुआ है, ये सारी चीजें बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ है। और एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। अगला, भारत में संघ और राज्य दोनों संप्रभुता, नहीं ऐसा नहीं है, संघ तो यहाँ पर है पर राज्य नहीं है इस चीज के लिए। बाकी जितनी भी विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय न्यायिक शक्तियां, उसमें यहाँ पर संघ द्वारा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई है, वो भी गलत लिखा हुआ है। आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। हाँ भाई, आगे अब इसमें दोस्त कथनों को आपको पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भारत में लोकतंत्र के जीवन रक्त है। पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ही बेहद ही आवश्यक है, बिल्कुल आप अपने आप में सही बात लिखिए। क्यों? क्योंकि लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए, दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे से मेल भी खा रही हैं, सही लिखा हुआ है। अगला सवाल है हमारा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। ठीक है, और जो हमारा संविधान है वो संघात्मक और ना ही एकात्मक, दोनों ही नहीं है।
देखिए भाई, ध्यान से समझिए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। हम फेडरल तो हैं, लेकिन साथ साथ हम क्वासी फेडरल भी हैं, जिसका अपने आप में अर्थ होता है क्वासी फेडरलिज्म का। इसका मतलब होता है कि भाई इंडिया के अंदर ये शब्द जो है वो दिया था के वियर ने। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि पूरे समय तो हम वैसे संघात्मक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, उस समय ऐसा हो जाता है कि हम लोग किस प्रकार से हो जाते हैं, हम लोग अर्ध संघात्मक हो जाते हैं। ठीक है। और भारत का संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्वासी फेडरल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेडरल ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। अगला बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो किस पर्सन ने दी थी? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। भारत संविधान कठोर और लचीले के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये केसी वियर ने लाइन को बोला है। इन्होंने क्वासी फेडरल टर्म को भी दिया था। अगला, ये लाइन किसने बोली है कि जो भारत का संविधान है वो यहाँ पर एक संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? वो बोला गया है B.R. अम्बेडकर द्वारा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संघात्मक के जो ढांचे में हमने उनको आसानी से ढाल दिया है। ठीक है भाई। अगला, इनमें से क्या हमारे पूरे राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं दिया गया है? जिसमें पहला है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि सही है। अगला, संसदीय पद्धति चलती है भारत में, संघीय नीति है, फेडरलिज्म है, राष्ट्रपति पद्धति नहीं चलती है, तो जो है संसदीय पद्धति है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आपको बताना है भारत और अमेरिका के बीच में विशेष समानताएं जो है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है भारत में। ठीक है, लेकिन अमेरिका में नहीं है ऐसा, अमेरिका में सब स्टेट्स में बांटी गई है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, भारत के मामले में ये गलत है। भारत के मामले में ये स्टेटमेंट गलत है, हाँ। अमेरिका के मामले में ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हमारे अनुच्छेद 111 में लिखा गया है हमारी वीटो पावर के बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, और सेम शक्ति अमेरिका के पास भी है। अगला, जो उच्च सदन है उसमें कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, भारत में तो होते हैं। उच्च सदन में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं होते। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक दी गई है, वो है 3 वाली, केवल 3 ही इसका आंसर हो जाए। अगला, हमारे भारत का हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारा नेशनल फ्लैग पहली बार कब अपनाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। और साथ ही साथ एक चीज आप इसमें और याद रखेंगे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको यहाँ पर डिजाइन किसने करा है? लिखिए भाई, यहाँ पर जो डिजाइनर है वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा हमारे यहाँ पर पूरा डिजाइन किया गया है। और चरखा फ्लैग, स्वराज फ्लैग के नाम से भी इनको जाना जाता है। असल में सबसे पहले क्या हुआ था, इस हमारे पूरे जो फ्लैग है उसको सबसे पहले सचिंद्र प्रसाद बोस ने किया था। उसके बाद यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों ने इसको और यहाँ पे किया। 1921 में गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को जो है चरखे के साथ बनाने के लिए बोला था। जब उसको तब हमारे जो है फ्लैग को चरखा फ्लैग, स्वराज फ्लैग, कॉमन मैन फ्लैग, गांधी फ्लैग के नाम से जाना गया। उसके बाद जो वो डिजाइन था उसको चेंजेस करने के लिए 1931 में दोबारा से जो कराची का सेशन हुआ था उसमें दोबारा चेंज करने के लिए बोला गया था। और फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर जो है मॉडिफिकेशन करी गई। उसके बाद फिर वहां पे सारनाथ पिलर से चरखा की जगह सारनाथ पिलर को वहां पे डिसाइड किया गया, कलर्स रखे गए ताकि कोई भी उसमें किसी को भी समस्या ना हो। और फिर जो है हमारा फ्लैग पूरा इस्तेमाल किया जाता है। जब 1905 की स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी तब हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो कुछ इस प्रकार से था, ऐसे था। और बीच में जो है वंदे मातरम जो है वो फ्लैग में लिखा होता था। यहाँ पर एक फूल और यहाँ पर एक चांद जो है वो बना होता था, और ऊपर जो है एक फूल तरीके से बनी होती थी, अनऑफिशियल फ्लैग था। उसके बाद 1907 में भिकाजी कामा ने बर्लिन कमेटी में एक फ्लैग जो है वो लहराया था, वो भी कुछ इसी प्रकार का था। उसके बाद जो 1917 में होम रूल लीग चला रही थी एनी बेसेंट, उन्होंने भी यहाँ पर एक फ्लैग का इस्तेमाल किया था। ऐसे यहाँ पर ब्रिटिश का एक सिंबल बनाया था और यहाँ पे एक चांद बनाया था। इस तरीके से उन्होंने फ्लैग बनाया था। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को फ्लैग बनाने के लिए कहा था, और फाइनली उसके अंदर फ्लैग में ऊपर जो है वो व्हाइट कलर था, और इस तरफ जो है वो ग्रीन कलर था, और यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल करके बीच में चरखा था। ठीक है।
उसके बाद आप जानते हैं आज का जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमारी शान, वो यहाँ पर 1931 में लिया गया। इंडियन नेशनल आर्मी ने भी इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद आज आप जानते हैं तिरंगा जो है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका। अगला प्रश्न है हमारा हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर। हमारा जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप तैयार किया था, वो जो है प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट अभी पढ़ी है आपने, ठीक लिखी है। 21 तिलियां है नहीं, 24 तिलियां है। ध्वज की चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 है, ना कि 3:4 है, ये भी गलत लिखा हुआ है। केवल एक ही यहाँ पर जो है कथन सही है, उत्तर इसका हो जाएगा बी। अब एक नई स्टेट बनाने की पावर किसके हाथ में है? संसद के पास होती है। ये हमारे संविधान के संशोधन जो है आर्टिकल जो है 2 में लिखा गया है कि कभी भी किसी नई स्टेट को आपने इंडिया में लेके आना है, जैसे कि सिक्किम को हम लेकर के आए थे 1975 में। 36वें नंबर के संशोधन 1975 में सिक्किम को ऐड किया गया था। सिक्किम एक सेपरेट कंट्री हुआ करता था। तो ऐसे कामों के लिए जो है संसद मंजूरी देता है। वही अगर आर्टिकल 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी कोई हमारी जो पुरानी स्टेट्स है उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको, जैसे कि आपको उसका नाम चेंज करना है, आपको बाउंड्री चेंज करनी है, आपको एरिया चेंज करना है, तो उस केसेस में आपको आर्टिकल 3 के तहत भी संसद ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगला भी देखेंगे, ऐसे ही है कुछ सवाल। किसके पास ये पावर है कि स्टेट की जो बाउंड्री होती है उसमें चेंज कर दे? तो बिल्कुल वही पार्लियामेंट, जो अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे प्रश्नों का आंसर पार्लियामेंट ही होता है। अगला, आर्टिकल 1 के तहत क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 कहता है भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बी आर अम्बेडकर द्वारा। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसका दूसरा नाम भारत है वो राज्यों का संघ है। बी आर अम्बेडकर द्वारा ये लिखवाया गया। अगला भाई, इसमें पूछ रहा है आपसे क्या गलत सही कथन नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सबको इस सवाल को। पहला कह रहा है यहाँ पर कि पार्लियामेंट जो है विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अभी बताया, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कभी भी होता है तो हमारे पहले अनुसूची और चौथी अनुसूची जो कि राज्यसभा के बारे में है, उसमें संशोधन होगा। बिल्कुल सही है, ये हमारा अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है, सही लिखा है। कभी भी इस तरीके से यहाँ पर आपको संशोधन करना होगा तो आपको अनुच्छेद 368 के तहत करना होगा। गलत, ये 368 के तहत नहीं होगा, ये संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य की विधानमंडल निर्देशित नहीं कर देती। सही लिखा हुआ है। सी इसके अंदर जो है वो गलत लिखा है, वो आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत के तहत नहीं किया जाता, ये सामान्य बहुमत के तहत किया जाता है। अगला भाई, यहाँ पर वही जो मैंने अभी बताया सामान्य बहुमत द्वारा किया जाता है, ये लिखा, आंसर इसका बी आ गया। पढ़ो अच्छे से, अभी ही बताया मैंने आपको। ये यहाँ पर कभी भी कोई इस तरीके का करना है, एक नया राज्य सृजित करना है, तो संसद में साधारण बहुमत जो होती है ना उसके तहत आप कर सकते हो। इसमें स्टेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो सी वाला लिखा है ना, इसे हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। उससे नहीं होता ये। विशेष बहुमत आर्टिकल 368 के तहत होती है। और साधारण बहुमत क्या होती है? 50% प्लस वन ऑफ किसका? प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग वालों का। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत में जो भी संघ है, राज्य संघ है, उनका प्रशासन कौन करता है? वो है हमारे राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत जो है वो एक यूनियन नहीं है, ऐसा कह रहा है कि भारत जो है वो यूनियन नहीं है। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, भारत संघ है हमारे। जो है आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है। अगला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, पढ़े सभी लोग, कि राज्य की क्षेत्र सीमा नाम से उनके सहमति के बिना यहाँ पर आप परिवर्तन करने के लिए जो है वो संघीय शक्ति को यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें फर्स्ट तो ठीक है, बाकी सेकंड वाली गलत लिखी हुई है। अगला है यहाँ पर 184 में कि हमारे जो नए राज्यों को निर्माण करना है उसके लिए संवैधानिक उपलब्ध क्या नहीं है। देखो भाई, कि जो यहाँ पर नई स्टेट्स बनानी है उनका इंक्रीज कर सकते हैं एरिया, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि किसी राज्य संघ राज्य द्वारा क्षेत्र को शामिल करना। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ। हमारा जो आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3, उसमें ये सब तीनों बातें तो लिखी हुई है, चौथी बात यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भारत में कि कोई भी यहाँ से भारत से सेपरेट हो सकता है।
अगला एसके धार कमीशन आई थी 1948 में, जिसमें जो कि एक जज थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, रिटायर्ड जज, उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि हम लैंग्वेज के बेस पे विभाजन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लैंग्वेज के बेस पे इन्होंने विभाजन करने से मना कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। तीसरी है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया द्वारा जेवीपी कमीशन को जो है बनाया गया था, जिसमें इन्होंने भी यहाँ पर ये बोला था कि भाषा के आधार पर अगर हम जो है क्षेत्रों को बांटेंगे, हम उसके फेवर में नहीं। तो भाषा के आधार पर बांटने में ये लोग फेवर में नहीं थे, इसको भी आप याद रखिए। अगला है हमारा प्रश्न, देखो इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक हो गई ना, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला, भारत में किसी भी संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो देखिए आप लोग पढ़िए, गोवा नहीं है। ठीक है, गोवा जो है वो भारत की यूनियन टेरिटरी नहीं। गोवा को 1987 में स्टेट बना दिया गया था, और गोवा आज के समय में एक स्टेट के रूप में पूरी तरीके से बनी हुई है। गोवा असल में जब आजादी मिली थी तब गोवा को पोर्चुगीज जो है छोड़ के नहीं जा रहे थे। तो 19 दिसंबर 1961 में हमारी आर्मी ने ऑपरेशन विजय को परफॉर्म करके गोवा को भारत में शामिल किया था। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। उसके बाद से गोवा यूटी था, ठीक है, वो एक यूनियन टेरिटरी था। लेकिन बाद में फिर जो है गोवा को 1987 में क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत जो हमारी दिल्ली है, जो हमारी राष्ट्र जो है कैपिटल है, उसको एनसीटी का दर्जा दिया गया है? वो है 69th जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत 1991 में हुआ था। उसके तहत दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली कहा गया है। और उसमें क्या चेंज आए थे? आर्टिकल 239 ए में चेंजेस जो है वो किए गए थे। लिख लीजिएगा इसको भी, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को इंक्लूड किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, 36वें संशोधन में 1975 में 36वें नंबर के जो है सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। तो वही यही। ठीक है। अगला प्रश्न, फॉर्मेशन के हिसाब से आपको सारी स्टेट्स को अरेंज करना है। तो देखो ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको आप अरेंज करेंगे, सबसे पहले इन चारों में से देखोगे तो कौन सी बनी है? सिक्किम 1975, छत्तीसगढ़ 2000 को बनी है, और 2000 में भी कब? 1 नवंबर में बनी है, मध्य प्रदेश से अलग होती। अरुणाचल प्रदेश 1987, और झारखंड 15 नवंबर, जिस दिन बिरसा मुंडा जो हमारे ट्राइबल लीडर है उनका बर्थडे आता है, ये भी 2000 में ही बनी है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 और फिर 3। आंसर हो जाएगा इसका बी। आप इसको अरेंज कर लीजिए, याद करना ये जरूरी है। 2000 वर्ष में जो है 3 यहाँ पे जो है वो स्टेट्स बनी थी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनी थी एमपी से अलग होके, फिर उत्तराखंड बनी थी यूपी से अलग होके, फिर उसके बाद कौन सी बन गई यहाँ पर, ये आप अगली भी याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड को भी। अगला बढ़ेंगे आगे, उत्तराखंड कब हुई? अभी थोड़ी देर पहले बताया 2000 में। कब? 8 नवंबर 2000 में उत्तराखंड को एस्टैब्लिश किया गया है। किससे अलग होकर के बनी है उत्तराखंड? ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे भारत में 1960 के बाद से जितनी जितनी क्रिएट हुई है आपको उसको अरेंज करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सबसे पहला आपसे पूछ रहा है, हरियाणा। हरियाणा पंजाब से अलग होकर 1966 में बनी है। सिक्किम 1975 और 1963। अरेंज कर लो। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? सबसे पहले अगर आप इसमें नोटिस करो तो सबसे पहले इसके अंदर आपकी बन जाएगी, अगर आप इसका आंसर देखें तो नागालैंड आ जाएगा, है ना। पहले नागालैंड हो जाएगा 3 वाली, फिर उसके बाद मेघालय आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा आ जाएगी, सॉरी हरियाणा आएगी, फिर मेघालय आएगी 1971। ठीक है, तो चारों को अरेंज कर लो, पहले 3 आ जाएगा, फिर 1, फिर 4 और फिर 2। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी इसको अरेंज करना है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बन गई थी लैंग्वेज के बेस पे 1953 में। फिर हिमाचल को जो है 1966 में अलग कर दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उस समय। फिर हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, पहले ये आई, फिर ये, फिर ये और फिर ये। देखो पहले आंध्र प्रदेश तो रहेगा ही रहेगा, 1 वाला आएगा, सी और डी को तो आप हटा दो। अब 4 भी लास्ट में सिक्किम। अब हिमाचल और हरियाणा में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं, हरियाणा पहले स्टेट बनी है, हिमाचल बाद में। हरियाणा पहले स्टेट बनी है, हिमाचल पहले यूनियन टेरिटरी बनी, केंद्र शासित। बाद में उसको क्या बनाया गया? बाद में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था हमारी एक स्टेट के रूप में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं।
इनको भी आपको अरेंज करना है, बिल्कुल जो पहले बना बाद में बना उसी के हिसाब से। तो देखो भाई अरेंज करेंगे, सबसे पहले इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। ये नागालैंड, ये पहले ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। 63 में बनी, 71 में बनी, 1975 में बनी और 1987 में बनी। ठीक है, ये है, ये तो बिल्कुल सही अरेंजमेंट आ रही है ना भाई। चलो अगली वाली भी करके देख लेते हैं। ये तो गलत हो गई ना, नागालैंड बाद में कैसे कर सकते हैं? नागालैंड तो 63 में सबसे पहले ही बन चुकी थी। सिक्किम 75 में बनी है, मेघालय 71 में बनी है, अरुणाचल यहाँ पर 1987 में बनी, नेफा का नाम चेंज करके। तो भाई देखो अरेंजमेंट गलत ही दिख रही है मुझे तो सारी, ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कब कब क्या बना। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इनमें से कौन से राज्यों का निर्माण सही अवरोही क्रम में है? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो। ठीक है भाई, अगला उल्फा। उल्फा कहाँ से है? उल्फा जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उग्रवादी एक संगठन है। ये प्रश्न भी कई बार, एक बार यहाँ पे दिया है लेकिन इस प्रश्न को जो है कई बार पूछा जा चुका है। उल्फा, उल्फा जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम कहा जाता है। ये असम से बिलोंग करती है, इसमें ए जो है वो असम ही है। अगला, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1956 में, फजल अली कमीशन के तहत। आपने अभी पढ़ा धार कमीशन थी, एस के धार, फिर जेवीपी आई, और जेवीपी के बाद जो है यहाँ पर फजल अली कमीशन, तीन कमीशन यहाँ पे बनाई गई है। फजल अली कमीशन की यहाँ पर जिम्मेदारी थी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। किसके बेसिस पर? हमारे पूरे भारत की स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पर रीऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। और 1960 में गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वालों के लिए सेपरेट स्टेट बना दी थी। गुजरात बन गया था अलग से और महाराष्ट्र अलग बन गया था। बॉम्बे को विभाजित कर दिया गया था 1956 में। अगला, इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो यहाँ पर सबसे पहली बार लैंग्वेज के बेस पे बनी थी? वो है आंध्र प्रदेश, 1953 में। जब यहाँ पर वहां के कांग्रेस लीडर श्री रामालू की जो यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, तब 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग से यहाँ पर स्टेट बनाया गया था लैंग्वेज के आधार पर। सी आंसर है। ठीक है भाई, यहाँ पे बताइए, अभी बताया 1953 इसका आंसर रहेगा, लैंग्वेज के बेस पे बनने वाली। अगला, हमारे सिटीजनशिप के बारे में कहाँ लिखा गया? पार्ट सेकंड में लिखा गया है। भारत में जो पार्ट वन है उसका आर्टिकल 1 से 4 है, पार्ट सेकंड के 5 से 11, और उसके बाद ये पार्ट जो है वो आपको नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। ठीक है, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या हमें हमें संविधान द्वारा मिलता है? देखो भाई, हमें तो सिंगल सिटीजनशिप मिलती है ना भाई। डुअल तो है नहीं, दोहरी नागरिकता तो है नहीं, एकल नागरिकता मिलती है। तो उस प्रकार से आपका जो ये आंसर है 201 नंबर का, वो क्या हो जाएगा? बी, है ना। तो ये सिंगल है, डुअल तो अलाउ करता नहीं है भारत, है ना। अगला प्रश्न, सॉरी आगे बढ़ाने के लिए, आई एम रियली सॉरी। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक करेक्ट है? इंडिया में क्या मिलती है भाई? इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हम लोगों को सिंगल सिटीजनशिप मिलती है पूरे भारत के लिए, ऐसा नहीं कि एक स्टेट के ऊपर बात होती है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में जो सिटीजन है उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी अगर, अगर क्या इनमें से हो जाता है? तो देखो भाई, अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप खुद ही त्याग कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगला, अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर अगर वो सरकार को क्रिटिसाइज करे, ऐसा कुछ नहीं है। और वो किसी और सिटीजन से विवाह कर लेते हैं तो उनके देश की नागरिकता चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 सी, क्योंकि 1 और 2 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पढ़िए सब लोग। अगला प्रश्न, अगला है यहाँ पर इनमें से कौन से कार्ड होल्डर्स जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत यहाँ पर जो है वो एलिजिबल नहीं है? तो देखिए भाई, यहाँ पर यही, इसमें इसका आंसर आप पढ़ेंगे सारी स्टेटमेंट्स को तो आंसर बनेगा, वे नागरिक जो भारत के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, उनको यहाँ पर भारत के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार नहीं है। अगला, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए जो भी सारी चीजें होती हैं वो कौन यहाँ पे इस पे रूल्स बनाता है? पार्लियामेंट। हमारे अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप नागरिकता से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी वो भारत की पार्लियामेंट, संसद के पास ही सारी पावर्स हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर अपने हिसाब से बना सकती है। अगला प्रश्न, फंडामेंटल राइट शुरू हो रहा है। फंडामेंटल राइट के ऊपर सब लोग देखेंगे। हमारे भारत का जो फंडामेंटल राइट है वो पहली बार जो है नेहरू रिपोर्ट के थ्रू आया था, बिल्कुल सही बात है, सही लिखा हुआ है। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को पश्रय दिया था, बिल्कुल गलत। अगस्त प्रस्ताव में लिखे थे, गलत।
ये तीनों ही गलत है। बिल्कुल सही लिखा है पहला, नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, और ये जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने जब साइमन कमीशन भारत से गए थे तो वो चैलेंज करके जो इंडिया को गए थे, उसके तहत यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। और उसके तहत यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया था। बिल्कुल सही है, 19 फंडामेंटल राइट उस समय बनाए गए थे। अगला, यहाँ पे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ, राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, देयर इज अ गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्ट, करेक्ट लिखा हुआ है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये हमें भारत में जो है हमको ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं, ये गलत है। इकोनॉमिक जस्टिस नहीं देते हैं। देखिए भाई, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेदों में पूरे लिखे गए हैं, ये हमें इकोनॉमिक जस्टिस नहीं देते हैं, ये सामाजिक जस्टिस देते हैं, आर्थिक नहीं देते हैं। आर्थिक जस्टिस जो है वो डीपीएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है। इट इज नॉट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स, गलत। ये तो है यूनाइटेड स्टेट के बिल ऑफ राइट्स जैसे ही अधिकार है ये, तो इसमें 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अगला, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा संविधान जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने की कोशिश करता है, वो है आर्टिकल 14। अगला है हमारे यहाँ पर, अगला प्रश्न है, भारत में इक्वालिटी का अधिकार किस में दिया गया है? इक्वालिटी के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर इक्वालिटी जो है, आप पढ़ेंगे इस पूरे को, वो है आर्टिकल 13 को हटा दो, 14 में दिया गया है इक्वालिटी की, तो ये बात ही करता है। 15वां डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात करता है। 16 भी यहाँ पर सबको समान अवसरों की बात करता है। तो इक्वालिटी तो 2, 3 और 4 तीनों करते हैं, जबकि 13 यहाँ पर जो है वो लॉ की डेफिनेशन की बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं, पढ़ेंगे सब लोग इसको। भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के जो है उसको आधार को निर्मित करने के लिए सरकार जो है यहाँ पर, उन्होंने राज्य के असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करने के लिए जो है अलाउ किया है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर जो हमारे यहाँ पर निम्न लोग हैं उनके साथ हमें थोड़ा सा भेदभाव, मतलब उनके लिए हमें बेटर करने के लिए थोड़ा और बेटर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। समान लोगों में विधि शासन होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। दोनों अपने आप में सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे अपने आप में सही लिखी हुई है, दोनों एक दूसरे का यहाँ पर सही कथनों के रूप में चलती है। अगला, फ्रीडम। फ्रीडम वाले आर्टिकल्स हमारे 19 से 22 तक दिए गए हैं, 4 आर्टिकल्स। 19 से 22 तक फ्रीडम के बारे में पूरा बताया गया, 16 से 19 तक नहीं है, ये 15 से 18 तक है, ठीक है, 14 से 18 तक, ठीक है, बाकी ये सब गलत है, आंसर ये हो जाएगा। अगला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसा शब्द समान कार्य के लिए समान वेतन रहेगा, ये कहाँ पे लिखा गया है? देखो भाई, सोशलिस्ट यही बात कहता है। अगर हम एक और आर्टिकल 14 को पढ़े तब भी यही बात ठीक है, ए और आर्टिकल 16 को पढ़े तब भी बात ठीक है। इसका मतलब हम एबीसी को सबको एक साथ मिला देंगे तो हमारे समान कार्य के लिए समान वेतन वाले जो एक पूरा पॉइंट है, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत में इस चीज को जो है वो लागू करने की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, ये कह रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट जो है भारत संविधान में जैसा निहित है कि इनमें से समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं होता है। तो देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि समानता के अधिकार में से इनमें से क्या सम्मिलित नहीं होता है, वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता नहीं आती है, क्योंकि बाकी सब तो है ही कि सब कानून की नजरों के सामने बराबर है, सबको मिलना चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल है। आर्थिक समानता फंडामेंटल राइट्स में नहीं, याद रखिएगा, डीपीएसपी में आता है, ठीक है। अगला, इनमें से क्या जो है एक्सप्लॉइटेशन, जो बच्चों के साथ यहाँ पर शोषण का अधिकार है, उसके बारे में बात करता है, वो है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 शोषण के खिलाफ बच्चों में, मतलब कि बाल मजदूरी, इन सब के ऊपर बात करता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से क्या बच्चों के लिए बात कर रहा है, वही थोड़ी देर पहले ही बताया, आर्टिकल 24 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी स्टेटमेंट की जो एक लैंग्वेज का घुमा दिया, बट आंसर वही रहेगा। अगला, बच्चों के लिए चिल्ड्रन में फैक्ट्री में काम ना करने की बात करता है, वो भी कौन सा है? आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, क्योंकि उसके अंदर भी जो बाल श्रमिक है, चाइल्ड लेबर, उसको बैन करने की बात की गई। अगला, अगला भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया गया है, बच्चों के शोषण के खिलाफ आर्टिकल 24, याद हो गया ना सभी लोगों को ये चीज। अगला, यहाँ पर कह रहा है कि भाई आ, ये कह रहा है कि अस्पृश्यता को उन्मूलन करने की बात करें। अस्पृश्यता का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 17। आर्टिकल इक्वालिटी में आर्टिकल 17 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके सीधे सीधे आपसे आर्टिकल्स पूछ रहा है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, आपने आर्टिकल्स लर्न किया, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है कि भारत में अस्पष्टता को यहाँ पर निवारण किया गया, तो इनमें से किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है? अस्पष्टता को हटाने के लिए भारत में कानून बनाकर हटा सकते हैं हम, लोगों को हम जागरूकता दे सकते हैं बिल्कुल, और जन जागरण करा सकते हैं, नौकरियों में प्रवेश दिलवाकर थोड़ी ना अस्पष्टता हटाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 एंड 3, क्योंकि बाकी सारी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक लिखी हुई है। अगर हमें अस्पष्टता को हटाना है तो हम इन सब कारकों का इस्तेमाल करके अस्पष्टता जैसी चीज को हटा सकते हैं। अगला, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट आया था जब दोराई रंजन केस जो है, दोराई राजन जो केस है 1951 का, उसमें यहाँ पर जो है वो चेंजेस की बात की गई थी, वो है डिस्क्रिमिनेशन, जो यहाँ पर भेदभाव हो रहा था आर्टिकल 15 में। सबसे पहला केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 1951 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब कि यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को यहाँ पर आश्वासित करता है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हमारे पास अनुच्छेद 19 है, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता को यहाँ पर आश्वासन देता है, जो कि सीधा कहता है कि आर्टिकल जो है, मतलब सबको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? अधिकार, सबको यहाँ पर फ्रीडम का अधिकार होना चाहिए। अगला, यहाँ पर किसी पर्सन को अब्रॉड ट्रैवल करना है, ये कौन सा केस है अब्रॉड ट्रैवल वाला? मेनका गांधी केस 1978। सो उसके तहत अगर किसी पर्सन को अब्रॉड ट्रैवल करना है तो उसका यहाँ पर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, जीने के अधिकार के उसमें शामिल होगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। अगला, इनमें से क्या अधिकार मिल जाएगा अगर आप 19 को और 21 को मिक्स कर देते हैं? 19 और 21 को दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो आपको क्या बन जाएगा? मतलब ये दोनों आपको दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा अधिकार जो आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा वो है राइट टू प्रिवेसी, एकांकता का अधिकार, सबके पास होना चाहिए। ये दोनों ही आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। इनमें से क्या आर्टिकल 21 के स्कोप के उसके दायरे में शामिल नहीं है? तो देखिए भाई, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा में करना, कार्यस्थल पर जो है महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न के ऊपर बात हो गई, पानी की गुणवत्ता और मृत्यु दंड। देखिए आर्टिकल 21 में इनमें से अगर मैं बात करूं तो डी जैसा कुछ नहीं है, मृत्यु दंड जैसी बात यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखी गई है, ठीक है, वो आर्टिकल 21 में नहीं है। बाकी आर्टिकल 21 में काफी सारे पॉइंट्स है। आर्टिकल 25 क्या है? रिलीजन के ऊपर, कि हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से अपने रिलीजन को अपनाने की जिम्मेदारी है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसमें काम अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला मैच करेंगे इसको, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 यहाँ पे मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। तो आप पढ़ेंगे अगर आप इन सभी को तो ये वाला तो ठीक लिखा हुआ है, बाल श्रम दुर्व्यवहार की बात करता है। चलो वो आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, जबरदस्ती बलाश्रम करना, ये वो नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है ये, मतलब फोर्स जबरदस्ती यहाँ पर काम करवाना, तो उस हिसाब से ठीक लिखा हुआ है ये, ठीक है भाई, पहला ठीक है। अगला, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है आर्टिकल 29 में, उनके राइट उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का, ये भी ठीक लिखा है। अगला, शिक्षक संस्थानों के लिए नहीं, ये आर्टिकल 30 में आता है। आर्टिकल 31 तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हुआ करता था, अब वो जो है हटा दिया गया है, ठीक है, अब वो आर्टिकल 300 ए में है, तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी ठीक लिखे हुए यहाँ पर। ये अभी बताया मैंने आपको, आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक है वो अपने मनपसंद जो है अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करना, उनको संचालित करना, उन सबके अधिकार उनको दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 30 में लिखा गया है, ठीक है भाई। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए ही बात की गई है, पर उनके कल्चर, उनके मॉन्यूमेंट, उनकी राइटिंग, उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर बात की गई है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, इनमें से किस जो मैं इसमें लिखा हुआ है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, वो भी आर्टिकल 30 आप पढ़ लीजिए, सेम ही है यहाँ पर, बिल्कुल जो भी बताया मैंने आपको सेम ही बात यहाँ पे लिखी गई है। अगला, आर्टिकल 32, वो आप आर्टिकल 32 में किस चीज को यहाँ पर आप एनफोर्स कर सकते हैं? अगर आर्टिकल 32 की मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के स्कोप में आता है वो, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में ही 32 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला, हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो संरक्षण है वो कौन है? जुडिशरी, क्योंकि वही तो हमें न्याय देती है ना। अगला, हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन, अगेन वही सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट।
अगला, ये भी वही है, बस घुमा के पूछा फिर से ही। मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे समझा जाता है? जुडिशरी, जो है न्यायपालिका को। उत्तर हो जाएगा सी। अगला, भीमराव अंबेडकर ने किसको जो है सोल कहा था? सोल, हार्ट एंड सोल जो है वो किस वाले आर्टिकल को बोला है? आर्टिकल 32 को बोला है। और आर्टिकल 32 क्या कहता है? वो कहता है हमें संवैधानिक उपचार, जिसके अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमारी 5 प्रकार की रिट्स आती है। डी आंसर है। अगला, आर्टिकल 32 को सोल कहा है, आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध वैधानिक उपचारों को प्रस्तुत करता है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, बिल्कुल आपस में मेल खाती हैं। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही लिखी हुई है और एक दूसरे के ऊपर मेल भी खा रही है। अगला उत्तर है, हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर पर्सनल फ्रीडम के लिए किस रिट को जारी करता है? जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय यहाँ पर रिट को जारी कर सकता है पर्सनल फ्रीडम के लिए। किसी व्यक्ति को जेल से बाहर निकालने के लिए उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रखती है? हेबिस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर रिट को लगाया जा सकता है। अगला, मैच करो इसको, कौन से केस से कौन सा जुड़ा हुआ था यहाँ पर। बेसिक स्ट्रक्चर तो आई थिंक सबको ही पता होगा, सब लोग मैच कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर केशवानंद भारती केस 1973। तो सी का आंसर तो इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ जो यहाँ पर केस है वो आप देखेंगे यहाँ पर कि फंडामेंटल ड्यूटी से कौन सा केस यहाँ पे जुड़ा है, वो है विनर्मा मिल्स केस। ठीक है भाई। और जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, थोड़ा सा इसको मैच करना मुश्किल पड़ेगा, मैं समझा देती हूँ यहाँ पर आपको। बी का आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत में ऐड की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर 42nd अमेंडमेंट वाला हो जाएगा। और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स जो है, ये बात मिनर्वा मिल्स केस में हो जाएगी। और बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस, मैं इसका लिख देती हूँ यहाँ पर। सी का आंसर जो है इसमें वो 4 हो जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बन नहीं रहा है, उसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ए आप इसका वैसे लगा लीजिए, और इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक्स लग रही है। बाकी इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए डी का जो आंसर है वो आर्टिकल 23 हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा डी का। और ये 1 बचता है, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में मिस्टेक चल रही है। ठीक है भाई, अगला बढ़ते हैं आगे। बेसिक स्ट्रक्चर की बात कौन से केस में की गई थी? केशवानंद भारती केस 1973। पढ़ते जाइए, फटाफट इसका आंसर करते जाइए सभी लोग। अगला है फंडामेंटल राइट जो है, प्रॉपर्टी वाला राइट कब हमसे छीना गया है? हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट है वो हमसे जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में छीना गया था। फिर बाद में आर्टिकल 300A में लीगल राइट के रूप में इसको जो है वो एक बना दिया गया है, मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अगला, राइट टू प्रॉपर्टी, वही क्वेश्चन है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अगला, 44th अमेंडमेंट एक्ट से किसको हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। अगला, राइट टू प्रॉपर्टी इस समय किसके अंदर आता है? इनमें से किस अधिकारों में राइट टू प्रॉपर्टी को आप काउंट कर सकते हैं? तो देखिए, आप पढ़ो सब को अच्छे से, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इनमें से आप इसको एक सिर्फ जो है वैधानिक अधिकार के रूप में, लीगल स्टैट्यूटरी राइट के रूप में मान सकते हैं, बाकी नहीं है। फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, मॉरल अथॉरिटी भी नहीं है। अगला, राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया? वही सेम प्रकार का, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया बस। 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको हटाया गया है। अगला सवाल, इनमें से क्या हमारा फंडामेंटल राइट मूल अधिकार नहीं है? वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, इनमें से क्या हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से काउंट नहीं होता है? इनमें से क्या नहीं है भाई? अगर आप अच्छे से पढ़ो, राइट टू इक्वालिटी तो है हमारे यहाँ पर, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 है। और रिलीजन के लिए आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिए गए हैं। प्रोटेस्ट का यहाँ पर स्पेशल नहीं लिखा गया, 6 में से नहीं आता। ठीक है, वैसे है हमारे पास प्रोटेस्ट का भी अधिकार, पर 6 में से काउंट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर 5 आर्टिकल्स में लिखा, अभी बताया ना, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूरा लिखा गया है। इनमें से क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है भारत के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दी हुई है? तो आप पढ़िए, फंडामेंटल राइट है, पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट, आवास का अधिकार, विशेष यात्रा का अधिकार, आर्टिकल 21 के तहत दिया गया। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है वैसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, डीपीएसपी के अंतर्गत इसको लिखा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा?
ए। ठीक है भाई, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से क्या इक्वालिटी के ऊपर बात करता है? आर्टिकल 14 साफ लिखता है समानता का, समता का अधिकार है हर एक व्यक्ति को। यहाँ पर बस हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को हटा करके सबको यहाँ पर समानता का अधिकार मिलता है। अगला, यहाँ पर इनमें से कौन सा अधिकार सबके पास नहीं है उपलब्ध? तो देखिए भाई, सबको पढ़ेंगे इनमें से क्या उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, आर्टिकल 14। बाकी कंटेस्ट इलेक्शन किसी और को, ठीक है, सबको नहीं, क्योंकि प्रिजनर्स को ये नहीं दिया जाता। और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कई प्रारूप में। और इंडिपेंडेंट ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, बाहर जाने के लिए जो प्रिजनर्स हैं या जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है वो इंडिया को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो 2, 3 और 4 को हटा करके वन अधिकार तो सबको यहाँ पे मिलता है। 2, 3, 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशलिस्ट शब्द जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है, और वो जो है यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो वो बन सकता है। वो किसके मेल खाएगा? तो देखिए भाई, वो हमारे आर्टिकल 14 और 16 से मेल खाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर इनमें से क्या जो है हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है यहाँ पर कि सबको समान रूप से जो है वो शिक्षा का या हर किसी भी प्रकार का पब्लिक जॉब का अधिकार होना चाहिए। वो आर्टिकल 16(1) और 16(2) में दिया गया है। क्लियर है? आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी की ही तो बात करता है कि हर एक को समान रूप से अपॉर्चुनिटी जो है वो भारत में मिलनी ही चाहिए।